नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे समझना किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी है। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय है परमाणु एवं अणु, पदार्थ की मात्रात्मक नींव। हमारे पास जो आज नोट्स हैं वो हमें दार्शनिक चिंतन से लेकर एकदम सटीक गणितीय मापन तक ले जाने वाले हैं। तो हमारा मिशन आज यह समझना है कि कैसे ये अदृश्य कण हमारे इस विशाल दृश्य जगत का निर्माण करते हैं। बिल्कुल। इस अदृश्य वास्तविकता की यात्रा में शामिल होना सच में बहुत रोमांचक है। आज हम समझेंगे कि कैसे रसायन विज्ञान पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाली इन सूक्ष्म इकाइयों का एकदम सटीक मात्रात्मक और वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। तो जरा एक कागज के टुकड़े की कल्पना कीजिए। मान लीजिए हम उसे बीच से आधा काट देते हैं। ठीक है। फिर उस आधे हिस्से को और आधा काट देते हैं। अगर हम ऐसा लगातार करते जाएं, तो क्या कभी कोई ऐसा बिंदु आएगा जहां उस टुकड़े को और काटना नामुमकिन हो जाएगा? क्या कोई ऐसी अंतिम सीमा है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और आपको जानकर हैरानी होगी कि हजारों साल पहले जब दुनिया में कोई लेबोरेटरी या माइक्रोस्कोप नहीं था, तब भी इंसान बिल्कुल इसी सवाल पर बहस कर रहा था। सच में? क्योंकि आमतौर पर किताबों में तो सीधे जॉन डाल्टन के प्रयोगों से शुरुआत होती है। हाँ, पर हमारे स्रोत बताते हैं कि डाल्टन से बहुत पहले, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने ये क्रांतिकारी विचार सामने रखा था। उन्होंने भी कागज काटने वाले इसी तर्क पर सोचा था। अच्छा, तो उनका क्या निष्कर्ष था? कणाद ने तर्क दिया कि अगर हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं, तो अंत में एक ऐसा सूक्ष्म कण बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकेगा। और इसी अंतिम अविभाज्य कण को उन्होंने परमाणु नाम दिया था। अरे वाह! परम यानी अंतिम और अणु यानी कण, बिना किसी उपकरण के सिर्फ सोच के आधार पर इतना सटीक विचार। बिल्कुल। और केवल महर्षि कणाद ही नहीं, उनके बाद पकुधा कात्यायन नाम के एक और दार्शनिक ने इसमें एक और बात जोड़ दी। उन्होंने बताया कि ये परमाणु आमतौर पर अकेले नहीं घूमते, बल्कि संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। एक सेकंड, अगर हम इसे आज के विज्ञान से जोड़ें, तो क्या ये सीधे तौर पर अणु या मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं है? एकदम सही पकड़ा आपने। यही आधुनिक अणु की नींव थी। और मजेदार बात यह है कि दुनिया के दूसरे कोने में यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस भी बिल्कुल यही थ्योरी दे रहे थे। उन्होंने इन कणों को एटमोस कहा था। एटमोस, जिसका यूनानी में मतलब ही अविभाज्य होता है। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर 2500 साल पहले ही इंसान को ये सब पता था, तो विज्ञान को इसे एक ठोस नियम बनाने में 18वीं सदी तक का इंतजार क्यों करना पड़ा? ये एक बहुत लाजमी सवाल है। इसका सीधा सा जवाब है प्रयोगात्मक साक्ष्य की कमी। प्राचीन काल में जो भी बातें हुई, वे केवल दर्शन या लॉजिक तक सीमित थीं। उन्हें लैब में साबित नहीं किया गया था। तो फिर असली बदलाव कब आया? असली बदलाव 18वीं सदी के अंत में आया, जब वैज्ञानिकों ने तराजू और मापन का पूरी गंभीरता से इस्तेमाल शुरू किया। एंटनी लेवाइजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट जैसे वैज्ञानिकों ने लैब में प्रयोग किए और रासायनिक संयोजन के कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए। हाँ, हमारे नोट्स में इन नियमों का जिक्र है। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। लेवाइजियर का द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश। जी, इसका मतलब है कि प्रकृति में कोई भी चीज जादुई तरीके से प्रकट या गायब नहीं हो सकते। अगर हम एक बंद बर्तन में 11.3 ग्राम अभिकारक या रिएक्टेंट्स लें और उनकी प्रतिक्रिया करवाएं, तो प्रकृति पूरी होने के बाद जो नया उत्पाद बनेगा, उसका कुल वजन भी ठीक 11.3 ग्राम ही निकलेगा। ना 1 मिलीग्राम कम, ना ज्यादा। द्रव्यमान केवल अपना रूप बदलता है। अच्छा, तो जो है वो बस अपना स्वरूप बदल लेता है। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन प्राउस्ट का जो स्थिर अनुपात का नियम है, वो थोड़ा तकनीकी लगता है। उसे ऐसे समझते हैं। प्राउस्ट ने पानी के अलग अलग सैंपल लिए और पाया कि पानी चाहे जहां से भी लिया गया हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 ही होता है। 1:8? अगर 9 ग्राम पानी को तोड़ा जाए तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही मिलेगी। बिल्कुल, हमेशा। रुको, क्या ये किसी कुकिंग रेसिपी की तरह है? मान लीजिए कोई केक बना रहा है,
तो मैदा और चीनी का अनुपात एकदम फिक्स होना चाहिए। उसी तरह पानी के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 फिक्स है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। अगर अमोनिया बनना है तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3 ही होगा। प्रकृति अपनी इस रेसिपी को लेकर बेहद सख्त है। और बिना किसी आधुनिक स्पेक्ट्रोमीटर के सिर्फ एक तराजू से प्राउस्ट ने ये पता लगा लिया, ये सच में बड़ी बात है। तो क्या इन्हीं नियमों के आधार पर डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया? हाँ, 1808 में जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उन्होंने प्राचीन दर्शन और लेवॉइसियर तथा प्राउस्ट के गणितीय नियमों को आपस में एक लॉजिकल तरीके से जोड़ दिया। तो डाल्टन के मुख्य सिद्धांत क्या थे? पहला, सभी द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने हैं। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया में ये ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, जो कि सीधा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से मेल खाता है। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एकदम एक जैसे होते हैं और वे एक छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में ही जुड़ते हैं। लेकिन एक अड़चन है। डाल्टन ने कहा परमाणु अविभाज्य है, पर आज तो हमें पता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो डाल्टन गलत थे? देखिए, विज्ञान में गलत साबित होना भी प्रगति का हिस्सा है। बाद में आधुनिक विज्ञान ने खोजा कि परमाणु के भीतर भी एक दुनिया है, और डाल्टन का ये विचार भी अपडेट हुआ कि एक तत्व के सभी परमाणु एकदम समान होते हैं। मतलब आज हम समस्थानिक या आइसोटोप्स के बारे में जानते हैं उनकी वजह से। बिल्कुल, समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनका द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है। जैसे एक ही कार का मॉडल हो, लेकिन एक में साधारण इंजन हो और दूसरे में भारी इंजन। काम वही है पर वजन अलग। और संभारक या आइसोबार्स भी होते हैं, है ना, जहां अलग अलग तत्वों का द्रव्यमान संयोग से एक समान निकल आता है। जी, और एक और बात, नाभिकीय अभिक्रियाओं में द्रव्यमान ऊर्जा में भी बदल सकता है, तो परमाणु के पूरी तरह अविनाशी होने की मान्यता भी वहां टूट जाती है। तो मैं इसे ऐसे देख पा रहा हूं कि डाल्टन का सिद्धांत एक पुराने शहर के नक्शे की तरह है। आज के आधुनिक जीपीएस ने दिखा दिया है कि परमाणु के अंदर भी बहुत सी गलियां हैं, लेकिन डाल्टन का वो पहला नक्शा आज भी रसायन विज्ञान की नींव समझने के लिए जरूरी है। बहुत ही उम्दा तुलना है। अब जब हम परमाणु को समझ गए हैं तो एक सवाल उठता है कि ये असल में होते कितने बड़े हैं। हाँ, क्योंकि हमने इन्हें आंखों से तो देखा नहीं है। इनकी त्रिज्या को मीटर में मापना तो नामुमकिन है, इसे नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर यानी 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। बाप रे, 1 अरबवां हिस्सा। नोट्स में है कि हाइड्रोजन का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसे ऐसे सोचिए, अगर लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखा जाए, तब जाकर उनकी जो एक परत बनेगी ना, वो एक साधारण कागज जितनी मोटी होगी। एक कागज की मोटाई में लाखों परमाणु, फिर तो वैज्ञानिकों को इनके बारे में बात करने और लिखने में बहुत दिक्कत होती होगी। इसीलिए प्रतीकों का विकास हुआ। शुरुआत में डाल्टन ने चित्रों का इस्तेमाल किया, पर वो बहुत उबाऊ था। फिर बर्जीलियस ने सुझाव दिया कि तत्वों के नाम के शुरुआती अक्षरों का उपयोग किया जाए। और आज वैश्विक संस्था IUPAC इन्हें मंजूरी देती है, जैसे आयरन के लिए Fe, सोडियम के लिए Na। हाँ, पर सबसे बड़ी चुनौती द्रव्यमान मापने की थी। परमाणु इतने हल्के हैं कि असली वजन मापना असंभव था। तो 1961 में वैज्ञानिकों ने कार्बन 12 समस्थानिक को मानक मान लिया। कार्बन 12 को ही क्यों? क्योंकि ये प्रचुर मात्रा में है और न ज्यादा अस्थिर है न एकदम निष्क्रिय। उन्होंने कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के ठीक 1/12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान इकाई या U मान लिया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे किसी सब्जी वाले के पास असली बांट नहीं है। वो एक तरबूज लेता है, उसके 12 बराबर टुकड़े करता है और एक टुकड़े को मानक वजन मानकर बाकी सब्जियां तौलता है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई सेब उस तरबूज के एक टुकड़े से 2 गुना भारी है तो सेब का वजन 2U हो गया। वैज्ञानिकों ने कार्बन 12 के साथ ठीक ऐसा ही किया। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि प्रकृति की इतनी अकल्पनीय रूप से छोटी चीजों को मापने के लिए इंसानों ने इतना शानदार सिस्टम बना लिया। खैर, परमाणु अकेले तो रहते नहीं, वो अणु बनाते हैं। हाँ, स्वतंत्र रूप से रह सकने वाले परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। हीलियम जैसी उत्कृष्ट गासें एक परमाणुक होती हैं, वो अकेले रहती हैं। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, O2 के रूप में। ओजोन 3 परमाणुक है, O3। और सल्फर बहुपरमाणुक है। लेकिन ये आपस में जुड़ते क्यों हैं? स्थिरता पाने के लिए। हर परमाणु बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है।
धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन या पॉजिटिव आयन बनाती हैं, जैसे Na+, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं, जैसे Cl-। और इन्हीं चार्जेस की वजह से वो आपस में जुड़ते हैं। रासायनिक सूत्र लिखने की जो क्रिस क्रॉस पद्धति है वो इसी पर काम करती है ना? बिल्कुल। हम संयोजकता या वैलेंसी का उपयोग करते हैं, प्रतीक के नीचे संयोजकता लिखकर तिरछा गुणा कर देते हैं। मैं इसे ऐसे समझ रहा हूं जैसे दो लोग हाथ मिला रहे हों। उनके जुड़ने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि किसे कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, जैसे H2S या CaCO3 बनता है। एकदम सटीक। और आणविक द्रव्यमान हम तब निकालते हैं जब अणु स्वतंत्र होता है। लेकिन आयनिक यौगिकों में जो विशाल जालक या लैटिस में होते हैं, उनके लिए हम सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालते हैं। क्योंकि आयनिक लैटिस का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ये विज्ञान की सटीकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती पर आते हैं। लैब में तो हम ग्राम में वजन मापते हैं, उसे इन अदृश्य परमाणुओं की गिनती से कैसे जोड़ें? यही मोल संकल्पना की एंट्री होती है। मोल इन दोनों के बीच का सेतु है। 1 मोल का मतलब है 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण। अरे, ये तो अवोगाद्रो स्थिरांक है, पर यह संख्या बहुत बड़ी और डरावनी है। डरावनी है, पर जरूरी है। अगर हम ये इस्तेमाल ना करें तो ग्राम में कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। मैं तो इसे रसायन विज्ञानियों का दर्जन मानकर चलता हूँ। जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, वैसे ही 1 मोल में 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण होते हैं। बस नंबर थोड़ा बड़ा है। बहुत सही। और किसी तत्व का मोलर द्रव्यमान उसके परमाणु द्रव्यमान के ही बराबर होता है, बस इकाई ग्राम हो जाती है। ऑक्सीजन 16 U है तो मोलर द्रव्यमान 16 ग्राम प्रति मोल होगा। और मोल निकालने के लिए दिए गए द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग दे देते हैं। ये गणितीय त्रिकोण बहुत काम का है। बिल्कुल। और अगर कणों की संख्या निकालनी है तो मोल को अवोगाद्रो स्थिरांक से गुणा कर देते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जो स्टूडेंट्स इसे सुन रहे हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि ये सब सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। हाँ, अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो मोल संकल्पना के बिना आधुनिक दवा निर्माण असंभव है। कैंसर की चिकित्सा में प्रयोग होने वाली सिस्प्लैटिन और टैक्सोल जैसी दवाओं का निर्माण सटीक मोलर अनुपात पर निर्भर करता है। मतलब जरा सी गणितीय चूक एक दवा को जहर बना सकती है। बिल्कुल। और सामग्री विज्ञान में नए सेमीकंडक्टर्स का विकास हो या कृषि में यूरिया जैसे उर्वरकों में नाइट्रोजन मापना हो, हर जगह मोल का उपयोग होता है। ये सच में आंखें खोलने वाला है। स्मार्टफोन चिप्स बनाने से लेकर कैंसर का इलाज खोजने तक का आधार यही अदृश्य परमाणु हैं। निष्कर्ष यही है कि रसायन विज्ञान इस अदृश्य वास्तविकता की मात्रात्मक निश्चितता का शास्त्र है। आज की इस चर्चा से बहुत कुछ क्लियर हुआ। इस चर्चा को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर परमाणुओं के संयोजन में एक छोटे से अनुपात के बदलने से कोई जीवन रक्षक दवा जहर में या साधारण गैस ऑक्सीजन में बदल सकती है, तो जरा सोचिए हमारे अपने शरीर के भीतर हर सेकंड कितने अरबों सटीक रासायनिक समीकरण चल रहे होंगे जो हमें जीवित रखे हुए हैं। विज्ञान की इस अदृश्य दुनिया को अब आप कभी भी साधारण नजर से नहीं देख पाएंगे। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगले टॉपिक के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें।